नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे रिट कैसे आपके संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है और ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है। इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार भी प्रमुख होते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है, जिसके आधार पर किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या फिर यूं कहें कि विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। इसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। जब हमें लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो बेझिझक सीधा कोर्ट जाएं और आप जा सकते हैं और अपना जो रिट है वो दायर कर सकते हैं। 5 तरह के रिट हैं। ये तो खैर बुनियादी जानकारी थी। विस्तार से इस पूरे विषय पर तमाम जानकारी आज हमें देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी। तो आपका रिट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आप की टीवी स्क्रीन पर हम फोन लाइंस की जो नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपको दिखा रहे हैं। रिट से जुड़े हुए कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए, फोन करिए और अपने सवाल आप कर सकते हैं। राम नरेश यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बहुत ही विस्तार से आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको बेहतरीन कानूनी सलाह दी जाए जिससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। रिट से जुड़ी हुई आज कानूनी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। राम नरेश यादव जी हमारे साथ है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे कि रिट क्या होती है, संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है और रिट का महत्व क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। नेहा जी, भारत के संविधान में रिट न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 रिट के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट को समान शक्तियां प्रदान करता है। भारतीय संविधान में रिट के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते हैं। रिट कार्यकारी और प्रशासनिक कार्यों पर जांच के रूप में कार्य करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे संविधान की सीमाओं के भीतर रहें। ये व्यक्तियों को न्यायपालिका का सीधा सहारा प्रदान करते हैं और जब राज्य यानी कि स्टेट और किसी अन्य प्राधिकरण यानी कोई भी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तब कोई भी पर्सन रिट डाल सकते हैं। ठीक है। ये बताइए कि जो रिट है वो कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे हकों की रक्षा करता है? ये 5 तरह की रिट होती है। एक तो बंदी प्रशिक्षण यानी कि हैबियस कॉर्पस रिट, एक परम आदेश, निषेध, उत्प्रेषण, कोवरेंटो। ये रिट के जो कानून है ये शासन को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये बनाए गए हैं। वे न्यायालयों को अन्याय को रोकने या सुधारने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे सरकार और सरकारी एजेंसियों की जो मनमानी होती है, जो मनमानी तरीके से कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। सर, ये 5 तरह के रिट के बारे में भी हम आपसे बहुत विस्तार से जानेंगे। पहले बताइए कि अगर रिट दायर करनी हो तो इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे दायर की जाती है? रिट दायर करने के लिए सबसे पहले तो आपका क्या कोई किसी पर्सन का क्या मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, पहले तो इस चीज के ऊपर
जानना पड़ता है कि क्या उसका अधिकार हुआ है, तो इस बारे में संक्षेप में बताना पड़ता है कोर्ट को। दूसरा, जो भी रिट डालते हैं जिनका लोकस स्टैंडर्ड है, उनका नाम, का एड्रेस और किसने उनका हनन किया है, उन दोनों पार्टीज की डिटेल होती है। दूसरा, उसमें क्या फैक्ट्स हैं उसके, कौन से जो न्याय का उल्लंघन किया है, किस कानून का उल्लंघन किया है, ये रिट के अंदर बताया जाता है। तीसरा, क्या लोग है, यानी किस पॉइंट के ऊपर जो उल्लंघन हुआ है वो कोर्ट के समक्ष ये लेके जाया जाता है। फिर उसमें हम अपने एनेक्चर्स लगाते हैं जो जिसमें ये बताते हैं कि ये इस डॉक्यूमेंट या इस आदेश की वजह से उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रिट के साथ लगाया जाता है। फिर दूसरी पार्टी उसमें रिप्लाई देती है जो हनन करती है जो फंडामेंटल राइट्स का। फिर बहस होती है उसमें और फिर कोर्ट ये निर्धारित करती है कि क्या वाकई में फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। अगर हनन हुआ है तो कोर्ट उस हिसाब से निर्देश जारी करती है। जी, ठीक है। ये तो आपने बताया कि कैसे रिट दायर की जाती है। बताइए कि जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करता है सबसे पहले, और किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जाती है? जब अनुच्छेद 32 या 226 के तहत, यानी 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट के समक्ष कोई भी रिट पहुंचती है तो न्यायालय उसकी वैधता यानी कि उसकी लीगलिटी और योग्यता का पता लगाने की याचिका की जांच करता है। यहाँ पर जैसे समीक्षा याचिका, कोर्ट समीक्षा करता है उसका कि क्या ये रिट दायर करने के लायक थी। फिर उसके बाद कोर्ट उसका एक नोटिस जारी करता है। यदि न्यायालय को याचिका में योग्यता मिलती है तो याचिका में नामित प्रतिवादियों सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करती है कोर्ट। फिर उसमें सुनवाई होती है तो न्यायालय सुनवाई करता है जहाँ याचिकाकर्ता और प्रतिवादी यानी कि एक्सपोनेंट दोनों कानूनी मिसालों, कानूनों और साक्ष्यों का समर्थित अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद उन साक्ष्यों की जांच के लिए न्यायालय दावों की वैधता निर्धारित करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की तर्कों की जांच करता है। फिर उसके बाद कानूनी विश्लेषण होता है तो न्यायालय ये आकलन करने के लिए कानूनी विश्लेषण करता है कि याचिका में दी गई चुनौती कार्रवाइयां या निर्णय संविधान या अन्य कानूनों द्वारा गारंटीकृत किसी मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लंघन करते हैं या नहीं। उसके बाद न्यायिक घोषणा यानी कि वो साक्ष्य, तर्क और शामिल कानूनी सिद्धांतों के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है और याचिका द्वारा मांगी जो प्रेस है यानी राहत है वो प्रदान करता है। यदि याचिका में योग्यता की कमी है तो उसे खारिज कर देता है या कोई अन्य उचित उपाय प्रदान करता है। तो ये ऐसे करता है कोर्ट उसमें। और मिसाल कायम करता है कोर्ट जिसमें रिट याचिका में न्यायालय का निर्णय समान मामलों में एक मिसाल कायम करता है ताकि भविष्य में न्यायिक निर्णयों का मार्गदर्शन संविधान में निहित अधिकारों की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। जी, ठीक है। रिट कितने तरीके के होते हैं? ये तो आपने बताया सर कि 5 तरह के होते हैं, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या होती है, ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और इसका इस्तेमाल कब होता है ये भी बताइएगा। जी, न्यायाधीश ये 5 तरह की रिट होती है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस ये रिट होती है। इसका उपयोग अधिकारियों को किसी ऐसे व्यक्ति को जो अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाता है, जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार पुलिस बगैर एफआईआर के किसी को अरेस्ट कर लेती है, तो ऐसे केस में जब वो अरेस्ट करती है जिसपे कोई मुकदमा दायर नहीं किया हो तो ऐसा व्यक्ति या उसके रिश्तेदार एक हैबियस कॉर्पस रिट डाल सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जिससे पुलिस को उस व्यक्ति को पेश करना पड़ता है कोर्ट में और ये रिट उस समय डलती है। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का शब्द हम आदेश देते हैं, तो ये रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या सार्वजनिक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी को ऐसा कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने के लिए जारी की जाती है जिसे निभाने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हो। तीसरा है निषेध यानी प्रोहिबिशन। निषेध हाईकोर्ट द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से यानी कि वो अपने जुरिस्डिक्शन बाहर कोई भी कार्य करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए जारी की जाती है। तीसरा होता है उत्प्रेषण यानी कि ये रिट होती है प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का मतलब है प्रमाणित होना या सूचित होना। ये रिट किसी हाईकोर्ट द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए की जाती है।
यदि यह पाया जाता है कि अवैध अधिकार क्षेत्र से बाहर है या इसके अधिकार क्षेत्र से वो कोई भी जो निर्णय लिया है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो यह रिट उत्प्रेषण यानी रिट ऑफ सरसरी पास की जाती है। एक होती है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से या किस वारंट से इस रिट का उपयोग किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति की वैधता पर सवाल उठाने और उस पद पर आसीन होने के उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे सपोज किसी की नियुक्ति की जाती किसी पद पर, लेकिन वो उस पद के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो इस केस में रिट ऑफ को वारंट होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर पद पे है वो उसकी क्वालिफिकेशन पूर्ण नहीं करता है, तो उस पर को वारंटों से कोर्ट ये आदेश देती है कि जो भी व्यक्ति नियुक्ति जहां की गई है उसको वहां से हटाया जा सके। तो ये जो रिट है, पांचों रिट, ये भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, उसी सवाल का जवाब दीजिए कि रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है और क्या राष्ट्रपति के खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है क्या? भारत के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी रिट जारी करने के संबंध में कुछ सीमाएं हैं और कुछ शर्तें हैं। हालांकि राष्ट्रपति के खिलाफ भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, यानी कि कुछ सीमाएं और शर्तें पूरी होंगी तभी वो कर सकते हैं, अदरवाइज राष्ट्रपति के खिलाफ रिट नहीं जारी हो सकती। संविधान का अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि राष्ट्रपति एक उच्च संवैधानिक पद पर होते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें दीवानी और आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त होती है। अनुच्छेद 32 स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को रिट क्षेत्रीय अधिकार के दायरे से बाहर नहीं करता है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि राष्ट्रपति पर पद ग्रहण करने से पहले की गई किसी भी कार्रवाई या आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं हो। जी सर, क्या कोई विदेशी भारत में रिट फाइल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 या 226 के तहत रिट दायर करना शामिल है, ये प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी हो। अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। इसी तरह अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसलिए कोई विदेशी जो भारत में रहता है या भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के कार्यों से प्रभावित होता है, तो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए रिट जारी करने का अधिकार नहीं रखता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ये सभी को ये उपलब्ध है, चाहे वो विदेशी हो या भारत का नागरिक हो। अगर उनका राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 का हनन होता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल 226 या 32 में रिट दायर कर सकते हैं। सर, आर्टिकल 228A ये क्या होता है और रिट और साथ ही साथ आर्टिकल 228A में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है दोनों का? जी, आर्टिकल 228A 42nd अमेंडमेंट से उसको खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 228A क्या कहता था, मैं ये बताता हूँ। आर्टिकल 228 है स्पेशल प्रोविजन एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज। तो इसको रिपील कर दिया गया है 43rd अमेंडमेंट 1977 में। तो इसका रिश्ता वही है जो आर्टिकल 32 और 226 का है, लेकिन अब आज के संदर्भ में इसका वजूद खत्म हो गया है जब से इसको रिपील किया गया है। जी ठीक है। सर ये बताइए कि क्या कोई कंपनी रिट फाइल कर सकती है क्या? हाँ, भारत के संविधान के अनुसार कोई कंपनी कुछ परिस्थितियों में रिट याचिका दायर कर सकती है। अनुच्छेद 32 हाईकोर्ट में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है और 226 हाईकोर्ट में। तो ये परिधान न्यायालय में जाने के अधिकार को केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति या संस्था तक विस्तारित होते हैं। तो यानी कि जब उसमें इंस्टीट्यूट, जिसमें निगम, कॉरपोरेशन, संघ, कंपनियां, ये सब उसमें शामिल है। इसलिए यदि कोई कंपनी मानती है कि उसके मौलिक अधिकारों या उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, या यदि वह सरकार या अन्य संस्थाओं
की कार्रवाई के खिलाफ निवारण चाहती है तो उसके अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उचित न्यायालय में रिट दायर कर सकती है। जी सर, ये बताइए कि कब रिट पिटीशन नॉन मेंटेनेबल होता है? रिट पिटीशन नॉन मेंटेनेबल उस स्थिति में होता है जब फंडामेंटल राइट के हनन को कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी ये प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर क्या उनका कोई भी फंडामेंटल राइट हनन हुआ है, तो कोर्ट उसको नॉन मेंटेनेबल यानी कि वो रिट दायर करने के लिए मेंटेनेबल नहीं है, उस स्थिति में उसको नॉन मेंटेनेबल डिक्लेयर करता है। जैसे कई दफा क्या होता है कि फंडामेंटल राइट का हनन है, बावजूद उसके लीगल राइट का भी हनन है। उस स्थिति में क्या होता है कि सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने से ये साबित नहीं हो पाता और उसके लिए एक पूरी प्रोसीजरल यानी कि उसमें पूरा एविडेंस जाएगा और हर तरह की कार्रवाई होती है जो एक सिविल कोर्ट की कार्रवाई होती है। तो उस स्थिति में भी रिट नॉन मेंटेनेबल हो जाती है और एप्रोप्रिएट फोरम यानी कि एप्रोप्रिएट कोर्ट में जाने के लिए उसमें निर्देश दिया जाता है। तो इस स्थिति में रिट नॉन मेंटेनेबल हो जाती है। ठीक है सर, ये डिसमिस कब की जा सकती है या कब की जाती है? डिसमिस तब होती है जब कोर्ट को ये लगता है कि ये रिट बेवजह से दायर की गई, इसमें किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ है, उस स्थिति में रिट को खारिज किया जाता है कोर्ट के द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जो रिट याचिका है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।